जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलिका में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी व्याकरण का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण से ही संबंधित वाक्य विचार का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी आज की जो क्लास है अंत तक अवश्य देखें। और इसके साथ ही अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। यह जो क्लास है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं वाक्य एवं वाक्य के प्रकार। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा को देखेंगे कि वाक्य होता क्या है। नंबर 1 परिभाषा देखो। सार्थक शब्दों का वह समूह जिसमें वक्ता के कथन को संपूर्ण रूप से व्यक्त करने की क्षमता हो, वाक्य कहलाता है। यानी कि सार्थक शब्दों का वह समूह जिसमें वक्ता यानी कि बोलने वाले के कथन को संपूर्ण रूप से व्यक्त करने की क्षमता हो, उसे वाक्य कहते हैं। नंबर 2 परिभाषा देखो। पदों या शब्दों का वैसा समूह है जो पूर्ण भाव अथवा सार्थक भाव को स्पष्ट करे, वाक्य कहलाता है। ओके जी, यानी कि पदों का या शब्दों का ऐसा समूह है जो पूर्ण भाव यानी कि संपूर्ण पूरे का पूरा भाव अथवा सार्थक भाव को स्पष्ट करे, वाक्य कहलाता है। आगे देखिए, नंबर 3 परिभाषा देखो। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बना सार्थक शब्द युग्म वाक्य कहलाता है। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ से बना सार्थक शब्द युग्म वाक्य कहलाता है। ओके जी, अंत है वाक्य वही है जिसके सुनने से कहने वाले का अभिप्राय समझ में आ जाए, वाक्य होता है। यानी कि अंत में हम कह सकते हैं कि वाक्य वह है जिसके सुनने से कहने वाले का भाव या अभिप्राय समझ में आ जाए, वाक्य कहलाता है। ओके जी, यहाँ तक सभी को। आगे देखिए, वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। वाक्य का अनिवार्य अंश या आत्मा क्रिया को माना जाता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि वाक्य का अनिवार्य अंश या आत्मा किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए क्रिया को कहते हैं। ओके जी, यानी कि वाक्य का अनिवार्य अंश जो है क्रिया को माना जाता है। यहां तक ओके है। आगे देखिए, हेडिंग बनाओ सभी साथी। वाक्य के आवश्यक सघटक तत्व। वाक्य के 6 यानी कि 6 आवश्यक सघटक तत्व माने जाते हैं। कौन कौन से है? नंबर 1 पर है सार्थकता, नंबर 2 पर है आकांक्षा, नंबर 3 पर है निकटता या आसक्ति, नंबर 4 पर है योग्यता, नंबर 5 पर है कर्मबद्धता और नंबर 6 पर है अन्वय। ये वाक्य के आवश्यक सघटक तत्व माने जाते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। इनका अध्ययन आगे हम विस्तृत रूप से करते हैं। देखिए,
नंबर 1 पर है सार्थकता। इसे समझते हैं। सर्वप्रथम वाक्य में सार्थक पदों का प्रयोग होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि वाक्य में सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि निरर्थक शब्दों से वाक्य का सही भाव प्रकट नहीं होता है। जैसे देखिए, यहाँ बेफालतू क्यों बैठे हो, यानी कि यह वाक्य जो है गलत माना जाता है, क्योंकि इसमें बेफालतू जो शब्द है यह गलत प्रयोग हुआ है। बेफालतू न होकर शब्द होना चाहिए फालतू, यानी कि यहाँ फालतू क्यों बैठे हो, यह वाक्य जो है सही वाक्य माना जाता है। ओके जी, यानी कि कहने का भाव यह है कि वाक्य के अंदर जो है सार्थक शब्दों या पदों का प्रयोग करना चाहिए। निरर्थक शब्दों का प्रयोग होने से वाक्य गलत हो जाता है। आगे देखिए, नंबर 2 पर है आकांक्षा। इसे समझते हैं। आकांक्षा का अर्थ है जानने की इच्छा। आकांक्षा का अर्थ है जानने की इच्छा। यदि वाक्य के पदों में आकांक्षा रहती है तो वाक्य का भाव अधूरा रह जाता है। अंततः वाक्य में आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। कहने का भाव यह है कि अगर वाक्य के अंदर जो हम शब्दों या पदों का प्रयोग कर रहे हैं उनको पढ़ने के बाद या उनका अध्ययन करने के बाद हमारे अंदर आकांक्षा रहे, यानी कि जानने की इच्छा रहे कि यह वाक्य में क्या कहा जा रहा है, इसलिए वह वाक्य गलत माना जाता है। यानी कि कहने का भाव है कि वाक्य के अंदर जानने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यानी वाक्य को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद हमें उस वाक्य में जो कहा जा रहा है उसका पूर्ण अध्ययन हो जाना चाहिए, वही वाक्य सही माना जाता है। जैसे देखिए, मैंने देखा। अब इस वाक्य का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमारी आकांक्षा रहती है कि मैंने क्या देखा, यानी कि यह वाक्य गलत माना जाता है। वाक्य होना चाहिए मैंने ताजमहल देखा, यानी कि इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई आकांक्षा यानी कि जानने की इच्छा नहीं रहती है, इसलिए यह वाक्य सही वाक्य माना जाता है। ओके जी, यहाँ तक सभी को। आगे देखिए, नंबर 3 पर है निकटता या आसक्ति। इसको समझते हैं। ध्यान दीजिए, वाक्यों के पदों के बीच समान दूरी होनी चाहिए, यानी कि एक समान दूरी होनी चाहिए। असमान दूरी होने पर वाक्य अपना वजूद खो देता है। यानी कि वाक्य के अंदर जो हम शब्द प्रयोग करते हैं या पदों का प्रयोग करते हैं उनमें समान दूरी होनी चाहिए। अगर उनमें असमान दूरी होती है तो वाक्य जो है अपना वजूद खो देता है। जैसे देखिए, मोहन मैदान में खेल रहा है। इस वाक्य में अगर हम देखें तो इस वाक्य में शब्दों के बीच में जो है दूरी जो है ज़्यादा दी गई है, इसलिए यह वाक्य गलत माना जाता है। वाक्य होना चाहिए मोहन मैदान में खेल रहा है, यानी कि वाक्य के अंदर जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनमें उनके बीच में समान दूरी होनी चाहिए, यही वाक्य सही है। ओके जी, आगे देखिए, नंबर 4 पर है योग्यता। इसे समझते हैं। ध्यान दीजिए, वाक्य की पूर्णता के लिए उसके पदों, पात्रों, घटनाओं आदि का उसके यानी कि वाक्य के अनुकूल होने आवश्यक है। कहने का भाव यह है कि अगर हम किसी वाक्य के अंदर कोई पद, कोई पात्र
या कोई घटना आदि का वर्णन करते हैं तो वह उस वाक्य के अनुकूल होने चाहिए। अगर उस वाक्य के अनुकूल वह पद या पात्र नहीं होते हैं तो वह वाक्य गलत माना जाता है। जैसे देखिए, कर्ण द्वारका के राजा थे। अगर हम इस वाक्य में देखें तो यह वाक्य गलत वाक्य है, क्योंकि इसमें जो कर्ण दिया गया है, यह जो पद है या जो पात्र है, द्वारका का राजा नहीं था। द्वारका का राजा कौन था? कृष्ण माने जाते हैं, इसलिए यह वाक्य गलत है। वाक्य होना चाहिए, कर्ण अंग प्रदेश के राजा थे, यानी कि कर्ण जो है अंग प्रदेश के राजा माने जाते हैं। यह वाक्य सही है। यानी कि जो वाक्य के अंदर हम कोई पात्र प्रयोग कर रहे हैं या कोई घटना का प्रयोग कर रहे हैं तो वह उस वाक्य के अनुकूल होने चाहिए, तभी वाक्य शुद्ध माना जाता है, यानी कि सही माना जाता है। ओके जी, यहां तक। आगे देखिए, नंबर 5 पर है क्रमबद्धता। इसे समझते हैं। हिंदी भाषा के वाक्यों में पदों का एक निश्चित क्रम होता है। उन पदों का क्रम प्राय इस प्रकार होता है, यानी कि हिंदी भाषा में जो हम वाक्य प्रयोग करते हैं उसमें जो पदों या शब्दों का प्रयोग होता है उसमें निश्चित क्रम होता है। उस क्रम के अनुसार ही वाक्य बनाना चाहिए। जैसे देखिए, क भाग में है, यदि वाक्य में कर्ता और क्रिया दिया हो तो पहले कर्ता आना चाहिए, फिर क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे देखिए, राम खेलता है, यह एक वाक्य है। इसमें राम कर्ता है, खेलता क्रिया है, यानी कि कर्ता पहले आया है और क्रिया बाद में प्रयोग की गई है। आगे देखिए, ख भाग में है, यदि वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया या दो कर्म आए तो सबसे पहले हम कर्ता का प्रयोग करेंगे, फिर कर्म का प्रयोग करेंगे और फिर क्रिया का प्रयोग करेंगे, या पहले कर्ता फिर गौण कर्म का। अगर दो कर्म हो तो पहले गौण कर्म का, फिर मुख्य कर्म का और फिर क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, नंबर 1 पर है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। इस वाक्य में देखें तो दो कर्म हैं, यानी कि पहला कर्म बच्चे और दूसरा कर्म दूध, यानी कि पहला कर्म गौण कर्म, दूसरा मुख्य कर्म, यानी कि पहले कर्ता, फिर गौण कर्म, फिर मुख्य कर्म और फिर क्रिया का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 उदाहरण में देखिए, राम ने अखबार पढ़ा। इस वाक्य में एक कर्म है और इसमें हम पहले कर्ता का प्रयोग हुआ है, फिर कर्म का और फिर क्रिया का प्रयोग किया गया है, यानी कि इस प्रकार से वाक्य बनाने चाहिए। आगे देखिए, ग भाग में है, यदि वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, अधिकरण, अपादान, संप्रदान और करण आदि हो तो हमें सबसे पहले कर्ता का प्रयोग, फिर अधिकरण का प्रयोग करना चाहिए, फिर अपादान कारक का, फिर संप्रदान, फिर करण का प्रयोग, फिर कर्म का प्रयोग, फिर क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे देखिए, नंबर 1 पर है, राम ने लंका में पंचवटी से अपहरित सीता के लिए अपने बाण से रावण को मारा। यानी कि इस वाक्य में अगर हम देखें तो पहले कर्ता का प्रयोग हुआ है, फिर अधिकरण का प्रयोग हुआ है, फिर जो है अपादान का प्रयोग हुआ है और फिर संप्रदान का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में करण का प्रयोग हुआ है, उसके बाद में कर्म का प्रयोग हुआ है और उसके बाद में क्रिया का प्रयोग किया गया है। यानी कि अगर वाक्य में ये सब हो तो हमें इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए।
नंबर 2 उदाहरण देखिए। श्याम ने दिल्ली में बाजार से राम के लिए अपने पैसों से कार खरीदी। अगर हम इस वाक्य में देखें तो सबसे पहले जो है कर्ता का प्रयोग किया गया है, उसके बाद में अधिकरण का प्रयोग किया गया है, उसके बाद अपादान कारक का प्रयोग किया है, उसके बाद संप्रदान का प्रयोग हुआ है, उसके बाद में करण का प्रयोग हुआ है, उसके बाद कर्म का प्रयोग किया गया है और अंत में क्रिया का प्रयोग किया गया है। यानी कि वाक्य को बनाने के लिए हमें पहले कर्ता, फिर अधिकरण, फिर अपादान, फिर संप्रदान, फिर करण, फिर कर्म का और फिर क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। ओके जी, यहाँ तक सभी को आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें। आगे देखिए, ग भाग में है दो अधिकरण होने पर। अगर वाक्य में आपको दो अधिकरण मिले तो उसका प्रयोग है जो इस प्रकार से करना चाहिए। उसमें सबसे पहले कर्ता का प्रयोग करें, फिर कालवाचक अधिकरण का, फिर स्थानवाचक अधिकरण का और फिर क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। अगर वाक्य के अंदर दो अधिकरण प्रयोग करने हों तो पहले जो है कालवाचक अधिकरण का प्रयोग होगा और फिर स्थानवाचक अधिकरण का होगा। जैसे देखिए, मोहन सुबह पार्क में टहलने जाता है। अगर हम इस वाक्य में देखें तो जो मोहन है वह करता है और उसके बाद सुबह यानी कि कालवाचक अधिकरण का प्रयोग हुआ है, फिर पार्क में जो है स्थानवाचक अधिकरण का प्रयोग हुआ है और उसके बाद में क्रिया का प्रयोग किया गया है। ओके जी, अणय भाग में देखिए, संबोधन कारक को पहले लिखा जाता है। यानी कि अगर वाक्य में संबोधन कारक का प्रयोग करना है तो उसे सबसे पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, अरे देखो कितना सुंदर दृश्य है। अगर हम इस वाक्य में देखें तो जो संबोधन है यानी कि संबोधन कारक जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया है। यानी कि अरे जो प्रयोग है वह सबसे पहले हुआ है। ओके जी, आगे देखिए, नंबर 6 पर है अनव्यय। इसे समझते हैं, सभी साथी ध्यान दीजिए। अनव्यय का अर्थ होता है मेल होना यानी कि मिलाप होना। वाक्य में क्रिया का अन्य पदों जैसे कि लिंग, वचन, कारक, काल से आपसी मेल ही अनव्यय कहलाता है। जैसे देखिए, मीरा का बेटा हर रोज किताब पढ़ता है। इस वाक्य में अगर हम देखें तो लिंग, वचन, कारक और काल का आपस में संबंध है, तभी पूर्ण वाक्य बना हुआ है। जैसे कि मीरा का बेटा हर रोज किताब पढ़ता है। ओके जी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, हेडिंग बनाओ सभी साथी, वाक्य के अंग। वाक्य के अंगों का अध्ययन करेंगे। वाक्य के मुख्यतः दो यानी कि टू आवश्यक अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है उद्देश्य और नंबर 2 पर है विधेय। यानी कि वाक्य के दो अंग माने जाते हैं। नंबर 1 पर है उद्देश्य और नंबर 2 पर है विधेय। इसका अध्ययन करेंगे। नंबर 1 पर है उद्देश्य। इसे समझते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो वाक्य में काम करने वाला हो उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी कि वाक्य के अंदर अगर जिसके बारे में कुछ कहा जाए या
जो वाक्य में काम करने वाला हो उसे ही उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के साथ आने वाले पदों को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। यानी कि उद्देश्य के साथ अगर कोई अन्य पदों का प्रयोग किया जा रहा है तो उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। अंतः वाक्य का कर्ता ही उद्देश्य होता है। यानी कि अंत में हम कह सकते हैं कि वाक्य के अंदर जो कर्ता होता है उसे ही उद्देश्य कहा जाता है। ओके जी, यहां तक सभी को। आगे देखिए, नंबर 2 पर है विधेय। इसे समझते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए या जो वाक्य में काम हुआ हो उसे विधेय कहते हैं। यानी कि वाक्य के अंदर अगर उद्देश्य के बारे में जो बात कही जा रही है या जो वाक्य में काम हो रहा हो उसे विधेय कहते हैं। वाक्य की क्रिया विधेय होती है। यानी कि वाक्य के अंदर जो क्रिया होती है उसे विधेय कहते हैं। विधेय के साथ आने वाले पदों को विधेय का विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय का विस्तार कहते हैं। कहने का भाव यह है कि अगर वाक्य के अंदर कोई विधेय है और कुछ शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है विधेय के लिए तो वह विधेय का विस्तार कहलाता है। ओके जी, आगे देखिए। जैसे राम का मित्र श्याम धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। अगर हम इस वाक्य में देखें तो इस वाक्य में धार्मिक पुस्तकें कौन पढ़ रहा है? यानी कि जो काम हो रहा है वह कौन कर रहा है? तो इसमें श्याम जो है धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का काम कर रहा है। यानी कि श्याम जो है उद्देश्य है इस वाक्य में। पढ़ता है यानी कि पढ़ता है जो है क्रिया है, इसलिए क्रिया जो है इसमें विधेय है। राम का मित्र यानी कि श्याम के बारे में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या है? उद्देश्य के विस्तारक माने जाते हैं। राम का मित्र जो शब्द हैं यह उद्देश्य का विस्तारक है। इसके बाद में पढ़ता यानी कि पढ़ता है जो क्रिया है और क्रिया के बारे में कहा गया है कि धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। इस वाक्य में धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा जो है विधेय का विस्तारक माना जाता है। ओके जी, यहाँ तक सभी को। आगे देखिए, कुछ और उदाहरण दी गई हैं जिनका अध्ययन करेंगे। नंबर 1 उदाहरण है, दीपक सुबह से किताब पढ़ रहा है। अगर हम इस वाक्य में देखें तो दीपक जो है इस वाक्य में उद्देश्य है और इस वाक्य में पढ़ रहा है यह विधेय माना जाता है और सुबह से किताब जो पढ़ रहा है यह विधेय का विस्तारक माना जाता है। नंबर 2 और नंबर 3 उदाहरण को पढ़कर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना है कि इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है और इसके साथ ही विधेय का विस्तारक कौन सा है और उद्देश्य का विस्तारक कौन सा है। आप सभी ने ये बताना है। मैं यह दोनों उदाहरण जो है आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ओके जी, यहाँ तक। आगे देखिए, हेडिंग बनाओ सभी साथी। वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण देखेंगे। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 आधार पर किया जाता है। यानी कि वाक्यों को आगे 3 आधार पर बांटा जाता है। क भाग में है प्रधानता की दृष्टि से या क्रिया के आधार पर। ख भाग में है प्रयोग या रचना या संरचना के आधार पर। ग भाग में है अर्थ के आधार पर। यानी कि वाक्यों को इन 3 आधार पर बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क भाग में प्रधानता या
क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। यानी कि वाक्य को प्रधानता या क्रिया के आधार पर 3 भाग में बांटा जाता है। कौन कौन सा है? नंबर 1 पर है कृत्रिवाच्य, नंबर 2 पर है कर्मवाच्य, नंबर 3 पर है भाववाच्य। ये वाच्य के भेद भी माने जाते हैं। यानी कि यह जो है हमें कुछ पुस्तकों में वाच्य के भेद के रूप में मिलते हैं। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए वाच्य का अर्थ क्या है, तो बोलने का विषय। ओके जी। प्रधानता या क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसका अध्ययन करेंगे। आगे देखिए, वाच्य की परिभाषा। सबसे पहले हम वाच्य की परिभाषा को समझते हैं कि वाच्य होता क्या है। वाक्य के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म व भाव में से कौन प्रमुख है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि कहने का भाव यह कि वाक्य के अंदर जो क्रिया हो रही है और उसके विषय में हमें पता चले कि इसमें कर्ता, कर्म या भाव में से कौन ज़्यादा प्रमुख है, उसे वाच्य कहते हैं। ओके जी। आगे देखिए, नंबर 1 पर है कृत्रिवाच्य। इसे समझते हैं। कृत्रिवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इस तरह के वाक्यों में कर्म गौण रहता है। कृत्रिवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। कहने का भाव यह है कि जो कृत्रिवाच्य है इसके अंदर कर्ता की प्रधानता होती है। इस तरह के यानी कि कृत्रिवाच्य में वाक्यों में कर्म गौण रहता है। कृत्रिवाच्य में जो क्रिया है सकर्मक या अकर्मक दोनों ही हो सकती है। आगे देखिए, इसकी पहचान देखिए कि कृत्रिवाच्य की किस प्रकार से पहचान की जाती है। कृत्रिवाच्य वाक्यों में कर्ता के साथ ने या शून्य कारक चिन्ह लगा होगा। आगे देखिए, यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के अनुसार हो तो वह वाक्य कृत्रिवाच्य होता है। आगे देखिए, अगर क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है तो वहाँ कृत्रिवाच्य होता है। यानी कि अगर हम देखें तो किसी वाक्य में अगर क्रिया का रूप जो है कर्ता के अनुसार बदलता है तो वहाँ हमेशा कृत्रिवाच्य होता है। ओके जी सभी साथियों को। आगे देखिए, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है हमारे पास। नंबर 1 उदाहरण देखिए, राम चाय पीता है। अगर इस वाक्य में हम देखें तो कर्ता की प्रधानता है कि चाय जो है राम पी रहा है, यानी कि कर्ता चाय पी रहा है। यह कृत्रिवाच्य है। नंबर 2 देखिए, निखिल सोता है। इस वाक्य में हम देखें तो कर्ता की प्रधानता है, इसलिए यह वाक्य जो है कृत्रिवाच्य वाक्य कहलाता है। नंबर 3 पर देखिए, दीपिका ने किताब पढ़ी होगी। इस वाक्य में हम देखें तो जो क्रिया है सकर्मक है और क्रिया जो है दीपिका द्वारा की जा रही है और कर्ता के साथ न विभक्ति चिन्ह भी लगा है, इसलिए यह वाक्य जो है कृत्रिवाच्य यानी कि कृत्रिवाच्य वाक्य कहलाता है। ओके जी, यहाँ तक सभी को। आगे देखिए, नंबर 2 पर है कर्मवाच्य। इसे समझते हैं। इसमें क्या है, जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी कि अगर हमें किसी वाक्य में
कर्म की प्रधानता देखने को मिलती है तो उसे कर्मवाच्य वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में कर्म की प्रधानता के कारण कर्ता या तो लोप हो जाता है या फिर गौण हो जाता है। इस वाच्य की क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, यानी कि इसमें जो वाक्य होता है उसके अंदर जो क्रिया है सकर्मक होती है। इसमें होने वाले प्रयोग को कर्मणि कर्मणि प्रयोग कहते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे, यानी कि इसमें जो प्रयोग होता है उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो सभी साथी ध्यान दीजिए। पहचान कर्ता के साथ के द्वारा, कर्ता के साथ के द्वारा शब्द लगा होगा। कर्ता लोप भी हो सकता है, यानी कि इस प्रकार के वाक्य में कर्ता लोप भी हो सकता है। क्रिया का लिंग व वचन कर्म के समान या अनुसार होगा। इस वाक्य में जो क्रिया का लिंग व वचन जो होगा वह कर्म के अनुसार होगा। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए। मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यह जो वाक्य है कर्मवाच्य कहलाता है, यानी कि इसमें जो है मोहन के द्वारा, यानी कि इस वाक्य में पुस्तक कर्म है और पुस्तक की यानी कि कर्म की प्रधानता है, इसलिए यह कर्म वाच्य कहलाता है। नंबर 2 उदाहरण देखिए। किसान के द्वारा खेत जोता जा रहा है, यानी कि इस वाक्य में कर्ता के साथ के द्वारा प्रयोग हुआ है और खेत यानी कि कर्म की प्रधानता है, इसलिए यह कर्मवाच्य कहलाता है। नंबर 3 पर देखिए। रोगी को दवा दे दी गई। रोगी को यानी कि कर्म की प्रधानता है रोगी को। अब दवा भी किसी के द्वारा दी जा रही होगी, यानी कि कोई ना कोई कर्ता अवश्य होगा और इस वाक्य में कर्ता जो है लोप है, इसलिए यह कर्मवाच्य कहलाता है। नंबर 4 पर देखिए। सड़क बन रही थी। इस वाक्य में भी जो है सड़क कर्म है और सड़क किसी ना किसी कर्ता या मजदूरों के द्वारा बनाई जा रही होगी, वह कर्ता के रूप में कार्य कर रहे होंगे, इसलिए यह वाक्य भी जो है कर्मवाच्य कहलाता है। सड़क बन रही थी, यह कर्मवाच्य है। ओके जी, आगे देखिए। नंबर 3 पर है भाववाच्य। इसे समझते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान न होकर क्रिया प्रधान हो, जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान न होकर क्रिया प्रधान हो या जिन वाक्यों में कर्ता की क्षमता या सामर्थ्य की बात हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया सकर्मक या अकर्मक भी हो सकती है। यह वाच्य प्राय नकारात्मक होता है। ओके जी, आगे देखिए। अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो पहचान देखिए। कर्ता के साथ से वर्ण लगा होगा, यानी कि जो है भाववाच्य में कर्ता के साथ हमें से वर्ण देखने को मिलेगा। इन वाक्यों में क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग में होती है, यानी कि भाववाच्य वाक्यों में क्रिया जो है एक वचन पुल्लिंग में होती है। वाक्य में नहीं नहीं शब्द लगा होगा। वाक्य में नहीं शब्द लगा होगा। इसमें दुर्बलता विवशता को दर्शाया जाता है, यानी कि इस प्रकार के वाक्यों में दुर्बलता या विवशता को दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है। इसे उदाहरण से समझिए। उदाहरण देखिए सभी साथी। नंबर 1 उदाहरण है हमारे पास। राम से पत्र पढ़ा नहीं जाता।
अगर हम इस वाक्य में देखें तो कर्ता के साथ हमें से वर्ण देखने को मिला है और इस वाक्य में नहीं शब्द भी देखने को मिला है। और पूरे वाक्य में अगर हम भाव देखें तो इसमें दुर्बलता या विवशता का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह जो वाक्य है भाववाच्य कहलाता है। नंबर 2 पर देखिए, रोगी से चला नहीं जाता। अब इस वाक्य में भी जो है दुर्बलता को दिखाया गया है और रोगी यानी कि कर्ता के साथ से वर्ण का भी प्रयोग हुआ है। वाक्य में नहीं शब्द का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए यह वाक्य भी क्या है, भाववाच्य कहलाता है। नंबर 3 उदाहरण देखिए, उससे हिंदी लिखी नहीं जाती है। उससे हिंदी लिखी नहीं जाती है, इस वाक्य में भी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। उससे से वर्ण भी देखने को मिला है, इसलिए यह भी वाक्य जो है भाववाच्य कहलाता है। नंबर 4 पर देखिए, तुमसे दौड़ा नहीं जा रहा है। इस वाक्य में भी नहीं शब्द देखने को मिला है, से वर्ण भी देखने को मिला है, इसलिए यह वही वाक्य जो है भाववाच्य कहलाता है। ओके जी, आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, ख भाग में प्रयोग या रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है सरल वाक्य, नंबर 2 पर है संयुक्त वाक्य, नंबर 3 पर है मिश्रित वाक्य। ओके जी, यहाँ तक। प्रयोग या रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आगे देखिए, नंबर 1 पर है सरल या साधारण वाक्य। इसे समझते हैं। ध्यान दीजिए सभी साथी, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है अथवा जहां 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों का संबंध एक विधेय से हो या अनेक विधियों के बराबर हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। कहने का भाव यह कि जिस वाक्य के अंदर एक उद्देश्य या एक विधेय होता है उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में वाक्य के अंदर 2 या 2 से अधिक उद्देश्य और एक विधेय होता है या अनेक विधियों के बराबर भी हो सकता है, उसे सरल वाक्य के अंदर ही रखा जाता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए सभी साथी, हमारे पास उदाहरण है नंबर 1 पर, राम भोजन खाता है। इस वाक्य में अगर हम देखें तो एक उद्देश्य है और एक विधेय है, यानी कि यह जो वाक्य है सरल वाक्य के अंदर माना जाता है। नंबर 2 उदाहरण देखिए, मोहन मैच देखता है। यह वाक्य भी साधारण वाक्य माना जाता है क्योंकि इसमें एक उद्देश्य है और एक विधेय है। नंबर 3 पर देखिए, माताजी और पिताजी सत्संग में गए हैं। अब इस वाक्य भी जो है 2 उद्देश्य है, यानी कि माताजी और पिताजी, लेकिन यह एक विधेय के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि संबंध रखते हैं, इसलिए यह वाक्य भी साधारण वाक्य के अंदर गिना जाता है। नंबर 4 पर देखिए, राम श्याम और राजू एक साथ पढ़ते लिखते खेलते कूदते और खाते पीते हैं। यह भी वाक्य जो है साधारण ही माना जाता है क्योंकि साथियों आपने अब तक पढ़ा होगा कि जो छोटा वाक्य होता है वही साधारण वाक्य होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ परिस्थितियों में जो है बड़े वाक्य भी जो है साधारण वाक्य के अंदर आते हैं। इस वाक्य में अगर हम देखें तो राम, श्याम और राजू जो हैं यह 3 उद्देश्य हैं और यह सारे मिलकर एक ही समान यानी कि बराबर
एक दूसरे से संबंध रखने के लिए जो है एक ही क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे पढ़ते लिखते, खेलते कूदते और खाते पीते। इसलिए यह भी वाक्य जो है साधारण वाक्य के अंदर आता है। ओके जी, आगे देखिए नंबर 5 पर, राम का मित्र श्याम धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पढ़ता है। यह वाक्य भी साधारण वाक्य माना जाता है, क्योंकि इस वाक्य में एक उद्देश्य है श्याम और एक ही विधेय है पढ़ता है। बाकी जो है ध्यान दीजिए, राम का मित्र जो है उद्देश्य का विस्तारक है, धार्मिक पुस्तकें ज्यादा यह विधेय का विस्तारक है। इसलिए यह भी वाक्य जो है साधारण वाक्य है। ओके जी, आगे देखिए विशेष कथन में देखिए नंबर 1 पर है, कर्ता अनेक हो और क्रिया एक हो तब भी साधारण वाक्य होता है। कहने का भाव यह कि अगर वाक्य के अंदर कर्ता अनेक हो और क्रिया एक हो तब भी साधारण वाक्य होता है। जैसे देखिए, गीता कौमा राहुल कौमा श्याम व राम भोजन खाते हैं। इस वाक्य में जो है कर्ता जो है अनेक है और क्रिया जो है एक की जा रही है कि भोजन खाते हैं। इसलिए यह भी साधारण वाक्य है। नंबर 2 पर देखिए, कर्ता एक होने पर तथा एक से अधिक क्रियाएं हों। जब कर्ता एक हो और एक से अधिक क्रियाएं हों तो सभी क्रियाएं एक ही विधेय में गिनी जाती है। इसलिए यह भी साधारण वाक्य होता है। जैसे उदाहरण में देखिए, श्याम पढ़ व लिख रहा है। इस वाक्य में जो है कर्ता एक है और क्रिया इसके द्वारा दो की जा रही है, पढ़ना व लिखना। इसलिए यह वाक्य भी जो है साधारण वाक्य के अंदर गिना जाता है, क्योंकि एक से अधिक जो क्रियाएं होती हैं वह भी एक ही विधेय के अंदर गिनी जाती है। ओके जी सभी साथियों को, आगे देखिए नंबर 2 पर है संयुक्त वाक्य। इसको समझते हैं। जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य या एक सरल वाक्य तथा एक मिश्रित वाक्य किसी समुच्चयबोधक या योजक शब्द से जुड़ते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि कहने का भाव है कि जिन वाक्यों में दो सरल वाक्य हो या एक सरल वाक्य या एक मिश्रित वाक्य हो और समुच्चय बोधक यानी कि योजक शब्द से जुड़े हों तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगर हम इनकी पहचान की बात करें तो पहचान देखिए, संयुक्त वाक्य में लेकिन, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, तथा, बल्कि, अंतः, इसलिए, एवं, अगर, मगर, वरन, अन्यथा, या तो इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कि संयुक्त वाक्य में हमें इन शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण है हमारे पास नंबर 1 पर, राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है। इस वाक्य में अगर हम देखें तो लेकिन योजक शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि इसमें दो साधारण वाक्य हैं, राम पढ़ रहा है और श्याम लिख रहा है। यह दो वाक्य प्रयोग में आए हैं और इसके साथ लेकिन योजक शब्द से यह आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए यह जो है संयुक्त वाक्य के अंदर आता है। नंबर 2 पर देखिए, नितिन आया और पवन चला गया। इसमें भी यह जो है संयुक्त वाक्य कहलाता है। यानी कि इसमें और योजक शब्द का प्रयोग हुआ है। नितिन आया यह एक साधारण वाक्य है, पवन चला गया
यह भी एक साधारण वाक्य है और दोनों साधारण वाक्य जो हैं और योजक शब्द से जुड़े हुए हैं। नंबर 3 पर देखिए, राजू ईमानदार है लेकिन रामू बेईमान है। यह भी वाक्य जो है संयुक्त वाक्य माना जाता है, क्योंकि इसमें भी दो साधारण वाक्य जो है लेकिन समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हुए हैं। ओके जी, आगे देखिए। नंबर 3 पर देखिए, मिश्र या मिश्रित वाक्य। इसे समझते हैं। जिन वाक्यों में एक सरल वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य या उपवाक्य होता है उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी कि जिन वाक्यों के अंदर हमें एक सरल वाक्य और एक उस पर आश्रित उपवाक्य मिलता है तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। आगे देखिए, अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो पहचान है मिश्रित वाक्य में कि, क्योंकि, जो, जिसे, जिन्हें, जिनका, जिसका, जिससे, जितना, जैसे, जैसा वैसा, ज्यों ज्यों, यदि तो, यद्यपि, तद्यपि, जहाँ, जब, तब इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कि मिश्रित वाक्य में हमें इन शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए सभी साथी। उदाहरण है नंबर 1 पर, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा। इस वाक्य में अगर हम देखें तो एक साधारण वाक्य है और उस पर आश्रित एक उपवाक्य है और की शब्द से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह मिश्रित वाक्य कहलाता है। नंबर 2 पर देखिए, उसने मुझे बताया था कि वह कल नहीं आएगा। वह कल नहीं आएगा, यह जो है आश्रित वाक्य है जो कि उसने मुझे बुलाया था पर आश्रित है और की शब्द से या वर्ण से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह मिश्रित वाक्य है। नंबर 3 पर देखिए, जिस व्यक्ति में दया नहीं है वह पशु के समान है। यह भी वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग हुआ है और अगर किसी वाक्य में कॉमा लगा हुआ हो तो वह वाक्य जो है मिश्रित वाक्य ही माना जाता है। नंबर 4 पर देखिए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। इस वाक्य में कॉमा लगा हुआ है, जैसा और वैसा शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए यह मिश्रित वाक्य है। नंबर 5 पर देखिए, राधा गिर गई जब बस तेज चल रही थी। राधा गिर गई जब बस तेज चल रही थी। इस वाक्य में जब शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह मिश्रित वाक्य माना जाता है। आगे देखिए नंबर 6 पर, जो आया है वह जाएगा। जो आया है वह जाएगा, यह भी मिश्रित वाक्य माना जाता है क्योंकि इसमें जो शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि कहने का भाव यह है कि अगर किसी वाक्य में स्टार्टिंग में जो शब्द देखने को मिले तो वह मिश्रित वाक्यों के अंदर आता है। ओके जी, आगे देखिए सभी साथी। ग भाग में है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने जाते हैं। इनका अध्ययन करेंगे हम। देखिए नंबर 1 पर है, विधि या विधानार्थक वाक्य। विधि या विधानार्थक वाक्य, इसे समझते हैं। जिन वाक्यों में कार्य का होना या करना पाया जाता है उन्हें विधि या विधानार्थक वाक्य कहते हैं।
इसे सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। उदाहरण में देखिए, नंबर 1 उदाहरण है राम चलता है। नंबर 2 उदाहरण में है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। नंबर 3 उदाहरण में है मैं किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता। यह तीनों वाक्य जो हैं विधि या विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। ओके जी, यहाँ तक सभी साथियों को। आगे देखिए, नंबर 2 पर है संदेहार्थक वाक्य। इसे समझते हैं, जिन वाक्यों में किसी काम के होने में संदेह या संभावना का बोध होता हो, या जिन वाक्यों में किसी क्रिया का होना या न होना निश्चित न हो और संदेह की स्थिति बनी रहे, उन्हें संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। ओके जी, इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में देखिए, प्राय यह वाक्य भविष्य काल में होगा, यानी कि संदेहार्थक वाक्य जो होता है यह प्राय हमें भविष्य काल में देखने को मिलता है। उदाहरण में देखिए, नंबर 1 उदाहरण है शायद कोई आ रहा है। शायद है यानी कि संदेह बना हुआ है कि कोई आ रहा है। नंबर 2 पर देखिए, शायद कल वर्षा हो, यानी कि इस वाक्य में भी हमें संदेह या संभावना बनी हुई है कि शायद कल वर्षा हो, इसलिए यह वाक्य जो है संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। आगे देखिए सभी साथी, नंबर 3 पर है संकेतार्थक वाक्य। इसे समझते हैं, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना या नहीं होना किसी दूसरी क्रिया के होने या नहीं होने पर निर्भर करता हो, या जिन वाक्यों में किसी क्रिया के होने न होने से दूसरी क्रिया प्रभावित हो जाए, उन्हें संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। ओके जी, इसकी पहचान देखो, वाक्य भूतकाल में या भविष्य काल में आएगा, यानी कि इसके अंदर जो वाक्य होता है वह भूतकाल में या भविष्य काल में आएगा। उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण है हमारे पास, नंबर 1 उदाहरण है यदि तुम पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। यह जो वाक्य है संकेतार्थक वाक्य है, यानी कि इसके अंदर एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। नंबर 3 पर देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल नहीं सूखती। इस वाक्य में भी जो है एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसलिए यह जो वाक्य है संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। ओके जी, यहां तक सभी को। आगे देखिए, नंबर 4 पर है आज्ञार्थक वाक्य। इसे समझते हैं, जिन वाक्यों में किसी काम की आज्ञा या अनुमति दी जाती है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1 पर है दरवाज़ा बंद कर दो, यानी कि इसमें आज्ञा दी गई है कि दरवाज़ा बंद कर दो। नंबर 2 पर है बाजार से फल लाना। अब यह भी आज्ञा दी गई है कि बाजार से फल लाना। यह वाक्य भी आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। नंबर 3 पर देखिए, आप बाजार नहीं जाओगे, यानी कि इसमें भी आज्ञा दी गई है कि आप बाजार नहीं जाओगे। यह भी जो वाक्य है आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। ओके जी, आगे देखिए, नंबर 5 पर है इच्छार्थक वाक्य। इसे समझते हैं, ध्यान दीजिए सभी साथी। जिन वाक्यों में व्यक्ति द्वारा इच्छा, आशीष, मनोकामना, शाप, प्रार्थना, आशीर्वाद, सलाह, अभिशाप, आज्ञा लेना, गाली, दुआ, बद्दुआ या शुभ कामनाएं व्यक्त की जाती है, उन्हें इच्छार्थक वाक्य
कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नंबर 1 पर है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इस वाक्य में मनोकामना की गई है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। यह वाक्य जो है इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। नंबर 2 देखिए, आपको कम खाना चाहिए। इस वाक्य में जो है सलाह दी गई है कि आपको कम खाना चाहिए। यह वाक्य भी इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। ओके जी सभी साथियों को, आगे देखिए। नंबर 6 पर है निषेधार्थक वाक्य। इसे समझते हैं, ध्यान दीजिए। जिन वाक्यों में कार्य का नहीं होना या नहीं करना पाया जाता है या जिन वाक्यों में किसी क्रिया के न होने के संकेत मिले, उन्हें निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। इसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। अगर हम इन वाक्यों की पहचान की बात करें तो पहचान देखिए। इन वाक्यों में मत, कोमा नहीं शब्द देखने को मिलते हैं और इसके साथ ही हेतु हेतु मद भूतकाल वाले वाक्य होते हैं। यानी कि जो है निषेधार्थक वाक्य जो होते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल वाले वाक्य होते हैं। उदाहरण से समझिए। उदाहरण देखिए सभी साथी। नंबर 1 उदाहरण है हमारे पास, यह मोहन का घर नहीं है। नहीं शब्द देखने को मिल रहा है, इसलिए यह जो वाक्य है निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। नंबर 2 पर देखिए, सड़क पर मत खेलो। मत शब्द देखने को मिल रहा है, यह वाक्य जो है निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। नंबर 3 पर है, मैं खाना खाता तो पेट भर जाता। यह जो वाक्य है हेतु हेतु मद भूतकाल में है, इसलिए यह वाक्य भी जो है निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। नंबर 4 पर देखिए, वर्षा नहीं हो रही है। यह वाक्य भी निषेधार्थक या नकारात्मक वाक्य कहलाता है। ओके जी, यहाँ तक सभी को, आगे देखिए। नंबर 7 पर है प्रश्नार्थक वाक्य। इसे समझते हैं, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाता है या जिन वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न का बोध हो, उन्हें प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए सभी साथी। नंबर 1 उदाहरण है, क्या आप स्कूल जा रहे हो। यह जो वाक्य है, इस वाक्य में किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप स्कूल जा रहे हो, इसलिए यह जो वाक्य है प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। इस प्रकार के वाक्यों में हमें पीछे जो है प्रश्न चिन्ह देखने को मिलता है। नंबर 2 पर देखिए, कल यहाँ कौन आया था। यह भी जो है प्रश्नार्थक वाक्य माना जाता है। नंबर 3 पर देखिए, क्या आप जा नहीं रहे हैं। यह भी जो वाक्य है प्रश्नार्थक वाक्य माना जाता है। नंबर 4 पर देखिए, आपका नाम क्या है। यह भी जो है प्रश्नार्थक वाक्य माना जाता है। ओके जी, यानी कि प्रश्नार्थक वाक्य में हमें पीछे जो है प्रश्न चिन्ह देखने को मिलता है और इसमें हमें किसी से प्रश्न पूछने का बोध होता है। ओके जी, आगे देखिए। नंबर 8 पर है विस्मयार्थक वाक्य। इसे समझते हैं, ध्यान दीजिए सभी साथी। जिन वाक्यों में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी, प्रेम, आश्चर्य आदि का भाव पाया जाता हो, उन्हें विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। इसे उदाहरण से समझिए। नंबर 1 उदाहरण है हमारे पास, अरे आप कब आए। यह जो वाक्य है विस्मयार्थक
वाक्य कहलाता है। यानी कि इन वाक्यों में हमें विस्मय यानी कि हैरानीवाचक चिन्ह देखने को मिलता है या हैरानीवाचक शब्द देखने को मिलते हैं, जैसे अरे। नंबर 2 देखिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इस वाक्य में भी हमें जो है हैरानीवाचक चिन्ह या शब्द देखने को मिल रहा है, इसलिए यह भी वाक्य जो है विस्मयार्थक वाक्य कहलाता है। नंबर 3 पर देखिए, हाय मैं तो लुट गया। यह भी जो वाक्य है विस्मयार्थक वाक्य कहलाता है। नंबर 4 पर देखिए, हे भगवान ये क्या हो गया। इस वाक्य में भी हमें जो है हैरानी या आश्चर्य का बोध हो रहा है और इसके साथ ही हैरानीवाचक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए यह जो वाक्य है विस्मयार्थक वाक्य कहलाता है। ओके जी, यहाँ तक सभी को आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। प्यारे साथियों, ये थे वाक्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।